हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग स्टेट के बारे में समझना। इससे पहले हमने सारे बायोमोलिक्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस किया था। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, जिसका नाम है लिविंग स्टेट। यहाँ से हम समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ऐसा है जो उन्हें लिविंग बनाए हुए रखता है बेसिकली। तो हेडिंग से समझ में आ रहा है, लिविंग स्टेट के बारे में समझने वाले हैं हम। सबसे पहली लाइन समझना, जितना भी मैंने कंटेंट लिख रखा है ये प्योर एनसीईआरटी का कंटेंट है और प्योर एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चन आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना एक एक वर्ड को। सबसे पहले लिखा है इट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको समझना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना तो सब्सटेंस या अमाउंट की जो सब्सटेंस है उनकी अमाउंट ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है, यानी कि जितनी अमाउंट में सब्सटेंस है किसी लिविंग बॉडी में वो उतना ही रहता है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। लेकिन जो लिविंग स्टेट होती है वो कैसी होती है, नॉन इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे सब्सटेंस कभी भी उतने ही नहीं रहते, वो हमेशा बढ़ते भी रहते हैं और घटते भी रहते हैं। अगर कोई बॉडी लिविंग है तब तो वो कैसी होगी, नॉन इक्विलिब्रियम होगी। अगर किसी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, अंडरस्टूड, तो उस बॉडी के अंदर सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तब वो बॉडी जीवित ही नहीं रह सकती, तब वो लिविंग रह ही नहीं सकती। यानी कि जो लिविंग स्टेट है उसका कैरेक्टर है नॉन इक्विलिब्रियम का। अगर किसी बॉडी में इक्विलिब्रियम आ गया तो वो बॉडी मर जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं नॉन इक्विलिब्रियम वर्ड को समझा पाया हूं। इट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब यहां पे बेसिकली कुछ हो ही नहीं रहा। जो देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। जो लिविंग बॉडी होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो ये हमेशा चाहता है कि वो जिंदा रहे, है ना। अगर इस बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया तो ये बॉडी मर जाएगी, क्योंकि सब्सटेंस का अमाउंट ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसे नॉन इक्विलिब्रियम में बनाए रखा जाता है, किस स्टेट के द्वारा, स्टेडी स्टेट के द्वारा बेसिकली। इसी की वजह से ये काम करने के लिए एबल हो पाता है, सक्षम हो पाता है ना। इस बॉडी के अंदर काम करने की क्षमता क्यों है, क्योंकि ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर इस बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया तो ये बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी, अगर काम ही नहीं कर पाएगी तो बॉडी मर जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जो लिविंग स्टेट है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम की स्टेट है, एक स्टेडी स्टेट है, और ये परफॉर्म कर सकती है किसी भी फंक्शन को, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है बेसिकली। पहली लाइन समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है, कैन नॉट परफॉर्म वर्क, तो वो काम ही नहीं कर सकता। अब ये भी मैंने समझाया, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई तो इसके अंदर सब्सटेंस का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये बॉडी काम ही नहीं करेगी। अगर बॉडी काम ही नहीं करेगी तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए इसे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रखा जाता है बॉडी के अंदर। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये लाइन भी समझ में आई होगी, आगे समझते हैं। लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट। जो लिविंग, हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली लगातार क्या चल रहे हैं, एफर्ट चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। अब वो प्रयास क्या कर रहे हैं, टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, वो हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में जाने से रोक रहे हैं। मैंने आपको अभी तक इतना समझाया है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, लिविंग रहना है, तो उसे नॉन इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। हमारी बॉडी जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम में ही रहती है, ये इक्विलिब्रियम में जाना कभी भी नहीं चाहेगी। अगर चली गई तो हम मर जाएंगे, समझ पा रहे हो। यानी कि हमारी बॉडी लगातार प्रयास करती रहती है कि हम इक्विलिब्रियम पर तक ना पहुंचे, हम हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में रहें। प्रिवेंट का मतलब बचाना। लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट। जो लिविंग प्रोसेस है उसके अंदर लगातार एफर्ट लगते रहते हैं, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में गिरने से बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती है कौन, हमारी बॉडी। इसलिए तो हम नॉन इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं और कॉन्स्टेंटली फंक्शन कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दिस इज अचीव्ड बाय द एनर्जी इनपुट। हमें इक्विलिब्रियम में गिरने से कौन बचा रही है, हमारी बॉडी। बॉडी को इस काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उस बॉडी को लगातार एनर्जी दी जा रही है। एनर्जी कहां से आ रही है, बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन से वो एनर्जी आ रही है। अभी तक हमने समझा है कि जो एनर्जी मिल रही है बॉडी को इस प्रोसेस इक्विलिब्रियम में गिरने के लिए, बचाने के लिए जो एनर्जी लगा रही है बॉडी,
वो एनर्जी कहां से आ रही है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से। आगे समझते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आ रही है? मेटाबॉलिज्म से आ रही है। मैंने समझा ही दिया इस लाइन के अंदर ही इसको, तो ये ऑलरेडी समझ में आ गई। लिविंग स्टेट अगर चल रही है, किसी बॉडी की लिविंग स्टेट अगर चल रही है, तो उसमें 100% श्योर होगा कि उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मैंने आपको क्या क्या समझाया है, फिर से समराइज करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर हमेशा ही नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी हुई रहेगी। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी लगातार क्या करती है? एफर्ट्स करती है, हमें इक्विलिब्रियम में गिरने से बचाती है और नॉन इक्विलिब्रियम में बनाए हुए रखती है। ये काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कौन देती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस देती है। यानी कि अगर कोई बॉडी लिविंग स्टेट में है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी। इसीलिए लिखा गया है लिविंग स्टेट अगर है तो वहां पे मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। मेटाबॉलिज्म को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आगे लिखा गया है केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, जहां पे अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन होती है। लेकिन बायोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है काफी अच्छे तरीके से। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर बॉन्ड टूटे, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटे और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बने, तो इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस के अंदर का बॉन्ड टूटेगा तभी तो वो प्रोडक्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि बॉन्ड बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। बहुत ध्यान से देखना। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब बॉन्ड्स टूटते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, चेंजेस। जब केमिकल रिएक्शन में चेंजेस हो रहे हैं तो उस टाइम नए बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं। बेसिकली न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, यानी कि नए बनते हैं और बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के अंदर इसकी डेफिनेशन वैलिड है। आप ये कह सकते हो कि रिएक्शंस दो टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन से आप डील करोगे और इनऑर्गेनिक के अंदर आप बहुत सारे 118 एलिमेंट से डील करोगे। अंडरस्टूड और नॉट? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स बनते भी हैं और बॉन्ड्स टूटते भी हैं, उसी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है केमिकल रिएक्शन बेसिकली। आगे लिखा गया है रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की रेट क्या होती है? अब जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं डे टू डे लाइफ से। जैसे हम पूछते हैं कि टमाटर की रेट क्या है, यानी कि कितने पैसों में कितना टमाटर मिल रहा है, यही उसकी रेट हो गई। रिएक्शन की रेट क्या है? कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यही क्या है? रिएक्शन की रेट है। वो जो कितना समय है उसे बोलेंगे यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे? यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को 1 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा भी लिया जा सकता है। तो ये क्या है? रेट क्या होती है? 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में जितना अमाउंट बना है प्रोडक्ट का, वही क्या है? रेट है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट बना है प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड के अंदर, वही क्या है? रेट है बेसिकली। यहां पे हमने लिखा है डीपी अपॉन dt। इसे डी पढ़ लो या डेल्टा पढ़ लो, अच्छा ना लगे तो। डेल्टा पी का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है और डेल्टा टी का मतलब है यहाँ पे कितना टाइम लगा है इस कंसंट्रेशन को चेंज होने में बेसिकली। तो ये फॉर्मूला है रेट का जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाई दी है। आगे एनसीईआरटी का कुछ डाटा लिखा गया है जिसको एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। सबसे पहले लिखा है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होती है ब्लड के अंदर, यानी कि खून के अंदर ग्लूकोज है तो कितना है? 4 से 5 मिलीमोलर है, जो कि कंसंट्रेशन काफी हाई है। यानी कि दो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हमें ध्यान में रखनी है, एक तो है ग्लूकोज और दूसरा क्या है? हार्मोन। दोनों की कंसंट्रेशन ब्लड में दी गई है। जो ग्लूकोज होता है ना उसकी होती है 4 से लेकर 5 मिलीमोलर। अंडरस्टूड और नॉट? 4 से लेकर 5 मिलीमोलर किसकी कंसंट्रेशन है? ग्लूकोज की। कहां पर? ब्लड के अंदर। और जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, नैनोग्राम में। अगर मैं लिखूं 1 नैनोग्राम तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है बेसिकली। सॉरी, अगर यहाँ पे ग्राम ले रहे हैं 1 नैनोग्राम तो ये 10⁻⁹ ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? मैं नैनोमीटर और मीटर को कंपेयर कर रहा था पहले, क्योंकि यहाँ ग्राम लिखा है तो ग्राम से कंपेयर कर लेते हैं। जो नैनो है वो बहुत ही छोटी यूनिट है बेसिकली, है ना। 10⁻⁹ होता है नैनो का मतलब। अगर यहाँ ग्राम लिखा है तो इधर भी क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे कुछ ऐसे। यानी कि हमें दो कंसंट्रेशन याद होनी चाहिए। पहली है ग्लूकोज की, कितनी होती है? 4 से 5 मिलीमोलर होती है, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। दूसरी है हार्मोन्स की, कितनी होती है? नैनोग्राम होती है, किसके अंदर होती है? पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर के अंदर नैनोग्राम्स के अंदर क्या आते हैं? हार्मोन्स आते हैं।
यानी कि ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स तो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है लो, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम, जबकि ग्लूकोज थोड़ा इसके कंपैरिजन में हाई है, इसलिए इसके ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, हाई लिखा गया है। दोनों कंसंट्रेशन आपको याद ही रखनी है बहुत ही बढ़िया से, कहां पर कंसंट्रेशन है, ब्लड के अंदर है, ये भी पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई 101% करूंगा। मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो किसी ना किसी पाथवे में हो रहे हैं, किसी रास्ते को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप के हो सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। सबसे पहला है एनाबॉलिक पाथवे। क्या है, एनाबॉलिक पाथवे, इसको बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं। इसके अंदर सब्सटेंस क्या करते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे सब्सटेंस जुड़ेंगे और बड़े सब्सटेंस बनेंगे, किसके अंदर, एनाबॉलिज्म के अंदर। इसका नाम बायोसिंथेटिक भी है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक का मतलब बनाना। यहाँ पे नए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से। यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है, हमारे द्वारा बॉडी के द्वारा एनर्जी लगानी पड़ती है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। यानी यहाँ पे क्या होता है, 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जिससे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी एटीपी की फॉर्म में, अंडरस्टूड और नॉट। ये रिएक्शन कौन सी लिखी है मैंने, एनाबॉलिक पाथवे के लिए एक रिएक्शन लिखी है छोटी सी सिंबॉलिक फॉर्म में। अगला समझाता हूं आपको, केटाबॉलिक और डिग्रेडेशन पाथवे। केटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना, यानी कि इस रिएक्शन में उल्टा होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा जो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या 2 से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा बेसिकली। यानी कि यहाँ पे टूटने का काम अगर हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी वापस हमें गेन होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो 2 पाथवे मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, एनाबॉलिज्म, एना का मतलब होता है नए प्रोडक्ट का बनना, यानी कि 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी। और दूसरा पढ़ा है कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टूटेंगे। जब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी बाहर निकलेगी बेसिकली। अगला पाथवे है एम्फीबॉलिक। एम्फी का मतलब भी होता है दोनों, यहाँ पर बोथ, यानी कि बड़े सब्सटेंस बनेंगे भी और वो वापस टूटेंगे भी, यानी एनर्जी एक बार तो रिलीज होगी, एक बार यूज होगी, दोनों काम होंगे बेसिकली। एम्फी का मतलब भी दोनों होता है, जैसे एम्फीबिया जो टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक दोनों हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं, है ना, एम्फी का मतलब भी बहुत होता है। तो ये 3 टाइप के मेटाबॉलिक पाथवे मैंने आपको समझाया काफी अच्छे से, उम्मीद भी करता हूं समझ में आए होंगे। कुछ और लाइन समझाता हूं जो एनसीईआरटी की है। एवरी केमिकल या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसका होता है, रिएक्टेंट किस में बदलता है, बेसिकली प्रोडक्ट में बदलता है, यही तो क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इज केटेलाइज्ड, इसके अंदर क्या काम में आता है, केटेलिस्ट काम में आता है। केटेलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को इजीली करवाता है या रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं, केटेलिस्ट बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में कैटेलिस्ट यूज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कैटेलाइज्ड रिएक्शन बोलेंगे इन लिविंग सिस्टम। अगर किसी लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर हमेशा ही कैटेलिस्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है, जैसे कि एक लाइन और समझो जिसके बाद एग्जांपल देना काफी इजी हो जाएगा आपके सामने। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या रिएक्शन को इजीली करवा देते हैं, वही क्या है, कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब है जो बायोलॉजिकल बॉडीज यानी कि जीव जंतुओं के अंदर मिलते हैं, ऐसे कैटलिस्ट जो जीव जंतुओं के अंदर मिलते हैं वो क्या है, बायो कैटलिस्ट है। उन्हीं को एक दूसरा नाम दिया जाता है एंजाइम्स। क्या नाम दिया जाता है, एंजाइम्स। अब आपके सामने कैटलिस्ट का एग्जाम्पल रखना थोड़ा इजी होगा। जैसे मैं कहूं आप ह्यूमन डाइजेशन पढ़ते हो, उसके अंदर आप पढ़ते हो कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में, कौन तोड़ेगा, अमाइलेज एंजाइम। ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की प्रोसेस को बहुत ही इजी कर देता है, फास्ट कर देता है, इसलिए वो क्या है, एक कैटलिस्ट है और वो हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, उसका पूरा नाम है। तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया। यहां तक हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम एंजाइम की डिटेल्स कवर करेंगे कि एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, एंजाइम के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, एंजाइम के कोफैक्टर वगैरह क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हर एक वर्ड आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।